हाँ, इसका बैठ। थैंक यू सर। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें, नाम नहीं बताएंगे। मैंने अपनी स्कूली एजुकेशन शारदाबा निकेतन नागौर विद्यालय से 2018 में परिपूर्ण की थी। उसके पश्चात मैंने 2021 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके पश्चात मैंने 2023 में पीडीएसयू यूनिवर्सिटी सीकर से 2 वर्षीय बीएड कोर्स संपन्न किया था। और सर मैं वॉलीबॉल खेलने में रुचि रखता हूँ। अच्छा, आपने है वो बीएड कर लिया। जी सर। तो बीएड करने का मतलब ये होता है कि आपकी टीचिंग में है वो रुचि है। जी सर। तो टीचिंग को आपने है वो क्यों नहीं चूज किया? नहीं सर, मेरा इसमें मानना था कि 2021 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तब मैं आरएस के लिए सर एलिजिबल नहीं था। मेरी उस समय 21 एज पूरी नहीं हुई थी। तो सर मैंने उस समय अपना बीएड कोर्स करने का सोचा ताकि साथ साथ थोड़ा सिविल सेवाओं की तैयारी से भी जुड़ पाऊँ और साथ ही साथ बीएड का कोर्स भी कर लिया और एक सर थोड़ा जॉब सिक्योरिटी के रूप में एक थोड़ा प्लान बी के तौर पे भी इसको रख लिया। अच्छा। आपने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से किया है। जी सर। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में है मुझे कुछ बताएं आप। सर महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रेरणा के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म टंकारा गुजरात में हुआ था और उन्होंने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। और सर उनका मुख्य मानना था जो आर्य समाज है वो पुनरुत्थानवादी विचारधारा का एक मतलब समुदाय था, जिसमें उनका मानना था कि जो भी आधुनिक मूल्य हैं भारत के, जो पश्चिमी आधुनिक मूल्य हैं वो भारतीय संस्कृति और ज्ञान में पहले से मौजूद है, लेकिन हमें आत्म मूल्यांकन और आत्म परिष्करण की आवश्यकता है। तो ये सर उनकी। और आपने है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से बीएड किया। जी सर। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है ये क्या है? जी सर, उन्होंने एकात्म मानववाद नामक एक विचारधारा प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने मुख्यतः बताया था कि मनुष्य को एक केवल आर्थिक इकाई नहीं समझना चाहिए। उनका था कि केवल आर्थिक विकास ही सर्वांगीण विकास नहीं है, बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक और जो शारीरिक बौद्धिक विकास भी जरूरी है मानव का। और मनुष्य, प्रकृति और समाज तीनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है और इनको एक समग्र एक साथ मान के ही विकास की अवधारणा रहनी चाहिए। एक नागौर में जो मायरा दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए है वो मायरे में नकद दिए जा रहे हैं, क्या इस पर है वो कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह की नजर नहीं आती है? नहीं सर, जैसे मायरा मुख्यतः सर जो भी सिस्टर को एक शेयर के रूप में दिया जाता है उनकी प्रॉपर्टी के रूप में, और इतना मतलब करना थोड़ा। मायरा है वो एक शेयर के रूप में दे रहे हैं हमें? शेयर नहीं, इसका कंसेप्ट ये है मायरा का? नहीं सॉरी, आई एम सॉरी सर, ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली ये माना जाता है जैसे अपने सामाजिक धारणा ये है कि जैसे पिता के जो भी पुत्र हैं वो उनकी संपत्ति, कानूनी अधिकार तो मतलब बालक और बालिका दोनों का बराबर है, लेकिन सामाजिक धारणा ये मानी जाती है कि जो सिस्टर्स होती है वो हिस्सा मतलब उस टाइम लेती नहीं है और एक उसको शेयर के रूप में बाद में भाइयों द्वारा सब होते हैं। नागौर में है वो पशु मेले, नागौर के है वो प्रसिद्ध है। जी सर। क्या विशेषता है ऐसी कि नागौर के पशु मेले कितने प्रसिद्ध हुए? सर बेसिकली देखा जाए तो ज्यादातर जो नागौर की पशु मेलों की विशेषताएं देखी जाए तो सर नागौरी बैल है, उनके कारण पशु मेले थोड़े ज्यादा प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वे कृषि कार्य में, भार उठाने में इत्यादि ज्यादा मतलब प्रसिद्ध माने गए नागौरी बैल। तो जैसे परबतसर मेला है, बाबा रामदेव मेला है, बलदेव पशु मेला है, तो ये मुख्यतः। नागौर में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पैरालिसिस हो जाता है तो उनके वो ट्रीटमेंट के लिए है वो लोगों का आस्था का बड़ा केंद्र है। क्या आप इस वैज्ञानिक युग में भी है वो इस तरह के जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या इससे आप इसको फॉलो करते हैं, आप इसमें सहमत हैं इसमें? सर मेरा इसमें मानना है
कि जैसे वो सर मुख्यतः बुटाटी धाम के नाम से प्रसिद्ध है, तो उनमें ऐसा है कि जो इलाज के लिए जाता है उनके साथ साथ सर जो मेडिकल जो जेनेरिक दवाइयां हैं उनका भी वो ऐसा नहीं है वहां जाने के बाद वो बंद कर देते हैं, या साथ ही साथ एक आस्था का विषय होता है जिससे व्यक्ति को थोड़ी पॉजिटिवनेस सकारात्मकता मिलती है और उससे सर थोड़ा वो रिकवर फील करता है। बाकी जो जो मेडिकल हेल्थ है वो सर जो दवाइयां वगैरह वो टाइम टू टाइम ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, आपने अजमेर से तो अपनी एजुकेशन की और स्कूल है वो आपने नागौर से की जी। और नागौर से अब है वो जिला है वो डीडवाना कुचामन हो गया। कुचामन में है वो स्कूली एजुकेशन के है वो बहुत ज्यादा बच्चे हैं वो ऑल ओवर राजस्थान के है वो पढ़ रहे हैं। इस स्कूल एजुकेशन में कुचामन में है वो इतनी भीड़ है वो कैसी हुई? सर देखा जाए तो कुचामन सर एक सैन्य हब के रूप में भी जाना जाता है, जो उसमें कुछ एकेडमीज ऐसी है जैसे कि टैगोर एकेडमी है, कमांडो एकेडमी है, जिनमें 11th-12th के साथ साथ डिफेंस में एयरफोर्स नेवी इनमें जाने के लिए मतलब तैयारी करवाते हैं साथ में। तो स्कूलिंग के साथ साथ वो थोड़ी कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी हो जाती है, तो उसके कारण कुचामन क्षेत्र थोड़ा मतलब स्कूलिंग के लिए ज्यादा। ये जो अभी आत्मनिर्भर भारत में है वो कुछ रिफॉर्म्स है वो लेबर कोड के माध्यम से भी है वो किए जा रहे हैं। इन लेबर कोड्स के बारे में कुछ जानते हैं जो अभी रिसेंट है वो लेबर कोड है वो बताइए। हाँ बताइए सर। अभी भारत सरकार ने 4 जो संहिताएं हैं श्रम संहिताएं उनको लागू किया है। ये 2019 में और 2020 में निर्मित की गई थी, लेकिन अभी 2025 में हाल ही में लागू किया है। इनमें मुख्य एक वेजेज कोड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, एक सोशल सिक्योरिटी कोड है और एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड करके कोई एक कोड हो सर। तो सर इनमें मुख्यतः जो श्रमिकों के लिए जो वर्किंग हो रहे हैं या जो इंडस्ट्रियल के साथ जो रिलेशंस हैं उनके स्ट्राइक से संबंधित रिलेशन है या फिर यूनियन श्रमिक यूनियन से संबंधित कोई रिलेशन है या फिर इंडस्ट्रियल के लिए जो ले ऑफ संबंधित कोई रिलेशंस है, तो उनसे संबंधित इनमें प्रावधानों को अपडेट किया गया था। अच्छा, आपने SIR का फॉर्म भर दिया? नहीं सर मैंने। क्यों? तो मैं अभी घर गया नहीं था सर, तैयारी के दौरान मैं थोड़ा दूर रहता हूँ घर से। तो ऑनलाइन भर सकते हैं उसको? तो ऑनलाइन भर सकते, इसका मतलब आप जागरूक नहीं है, आप तो BLO की परेशानियां बढ़ा रहे हो। नहीं सर, मैं भरने का प्रयास करूंगा। 4 दिसंबर अंतिम तिथि है, उससे पहले क्योंकि अभी तो आपकी डेट भी नहीं आई है, इंटरव्यू की डेट अभी आपकी नहीं आई है। नहीं है। तो आपको SIR का फॉर्म भर के है वो BLO की मदद करनी चाहिए। जी सर, मैं प्रयास करूंगा। तो BLO है वो क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है? सर BLO का मुख्यतः सर जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनको एक प्रॉब्लम ये है कि बार बार गांव में घूम के घर जाना पड़ रहा है। और अभी जैसे कुछ ऐसे ग्रामीण परिवेश के घर हैं जिनमें जो श्रमिक वगैरह होते हैं वो घर पे अवेलेबल नहीं होते, तो या फिर कुछ ऐसी समस्याएं आती है जिनके मतलब पर्याप्त दस्तावेज नहीं है घरों में, तो उनके कारण उनको बार बार घूमना पड़ता है घर। कितने दस्तावेज है वो मांग रहे हैं BLO है वो इस SIR के लिए? इसमें सर पहले 12 दस्तावेज थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आधार कार्ड को भी इसमें 13वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। ये पश्चिम बंगाल और जो विपक्षी पार्टियां हैं ये SIR का है वो बहुत भारी विरोध कर रही है, इस विरोध का है वो मुख्य कारण क्या मानते हैं? सर पश्चिम बंगाल सरकार का जो मुख्य तर्क है इस विरोध का, उनका मानना है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको ये मतलब SIR वो प्रभावित करेगा और इसको अगर करवाना है तो एक शांतिकाल की प्रोसेस है जिसमें 2-3 साल का एक लंबा समय होना चाहिए, लेकिन ये 1-2 महीने में प्रोसेस करवा के और कुछ उनका ऐसा सरकार का तर्क है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें कुछ मतदाताओं को उनको बाहर करने की मंशा है, तो उनका ऐसा मानना है, इस कारण से वो विरोध कर रहे हैं SIR का। तो क्या इसके संदर्भ में है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है वो केस चला गया है? जी। तो सुप्रीम कोर्ट के है वो जो वकील है, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है वो ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग तीसरा संविधान विधान सदन नहीं बन सकता। क्या इससे इस कथन से आप सहमत हैं? उन्होंने ये तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि निर्वाचन आयोग तीसरा विधान सदन नहीं बन सकता। जी सर, उसमें जो नागरिकता संबंधी कुछ मुद्दा था जिसमें ये मुद्दा उठा था कि निर्वाचन आयोग जो है उसको
भारत की नागरिकता वेरीफाई करने का अधिकार है या नहीं। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि मतलब उनको ये अधिकार नहीं है, पूरा उनको ये अधिकार नहीं है। नागरिकता वेरीफाई करने का अधिकार गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार का है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया अधिकार। अभी सोशल मीडिया पे है वो पाकिस्तान को लेकर है वो काफी बवाल चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान है वो कौन सी जेल में है, वो बंद है अभी? सॉरी सर, आईडी नहीं देखा आपने? मैंने देखा नहीं सर। कल से बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है वहां पे है वो। आदियाला जेल है, उसके बाहर है उसके समर्थक, एक प्रांत के तो है वो मुख्यमंत्री ही वहां पे है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी है जो वहां उनकी हाई कोर्ट से है वो उन्होंने है वो उनसे मिलने का है वो परमिशन ले ली, लेकिन फिर भी है वो हाई कोर्ट है वो उसको परमिशन नहीं दे रहा है। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि शेख हसीना को है वो बंगाल में है वो फांसी की सजा सुना दी? जी सर, सुना दी। आईसीटी द्वारा सब वो यहाँ पे भारत में रह रही है। जी सर। क्या भारत को है वो उनको सुपुर्द कर देना चाहिए बांग्लादेश को, शेख हसीना को? सर, भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रत्यर्पण संबंधी एक संधि 2013 में साइन हुई है। उसमें कुछ प्रावधान है, जैसे आतंकवाद है या फिर और कोई गंभीर अपराध है, उनमें अगर सजा या आरोप होता है तो उनको प्रत्यर्पण संबंधी मतलब शर्तें हैं उसमें। लेकिन उसमें एक अपवाद के रूप में एक राजनीतिक मामले की है, जिसमें किसी विपक्ष द्वारा बदले की कार्यवाही या फिर राजनीतिक मामला हो जिसमें पूर्णतः निष्पक्ष जांच नहीं की गई हो, तो उसमें सर सुपुर्द करने का प्रावधान नहीं है सर। आपने बीएड की है? जी सर। इंटर्नशिप की है कभी बीएड की? जी सर। स्कूल्स में गए हो आप? जी सर। फर्स्ट ईयर में कितने दिन की इंटर्नशिप होती है? सर फर्स्ट ईयर में 28 डेज की होती है। और सेकंड में? सेकंड में सर 96 डेज की। फर्स्ट ईयर में ओवरऑल कितने पेपर होते हैं आपके? फर्स्ट ईयर में सर 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर होते हैं। 5 के नाम बताइए किसी। सर एक चाइल्ड पेडोलॉजी करके एक पेपर होता है, एक सर सब्जेक्ट का पेपर होता है जो मेरे फिजिक्स थी उस समय, एक सर महात्मा गांधी के शिक्षण जो विधियां थी या प्रक्रिया थी उससे संबंधित। महात्मा गांधी की शिक्षण विधियां नहीं, महात्मा गांधी का शिक्षा पे जो विचार थे उनसे संबंधित एक पेपर। अच्छा। और सर अभी सर ध्यान में। और सेकंड ईयर के? सेकंड ईयर में भी सर एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर होता है। और कितने होते हैं टोटल? 8 पेपर होते हैं सर। 8 में से एक ही पता है सर? थोड़ा। तो बीएड जैसे वैसे चलते फिरते होती है वैसी बीएड हुई थी क्या आपकी, या रेगुलर गए थे? नहीं सर, मैं रेगुलर था। एक बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था ऐसा? दयानंद सरस्वती जी ने कहा। तो सही है क्या ये, वेदास की तरफ चले जाओ, पुराने उसकी तरफ? तो हम कहीं वैसा नहीं हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन से एकदम से पीछे जा रहे हैं? सही था क्या इनका कहना? नहीं सर, इनका कहना मतलब वो नहीं है कि जो पुरानी कुरीतियां वगैरह है वो वापस अपना लो, लेकिन वेदास की ओर लौटो, जैसे इन्होंने वेदों का जो सच्चा ज्ञान है, जो मतलब वेदों में कहीं ना कहीं उल्लेखित है, उन मूल्यों को वापस अपनाना। जो वसुदेव, कौन से मूल्य? जैसे सर एक वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का यहाँ से? हाँ ठीक है, बताइए आगे। और जो भारतीय परंपरा संस्कृति इत्यादि समझ लो। तो परंपरा संस्कृति में तो फिर वही चीज है, कई बुराइयां थी तो उनकी तरफ जाने के लिए बोल दिया उन्होंने। नहीं सर, वेदों में ऐसा कुछ है नहीं सर जिससे समाज और व्यक्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है सर। क्यों? मैंने खुद दिन किए नहीं है सर। तो भी पता तो होगा तुम्हें, फिर आप बता कैसे रहे हो ऐसा नहीं है? वैदिक एज क्या था मतलब उस टाइम पीरियड क्या था वैदिक एज? भी मैं याद नहीं करता। ठीक है, एक शुद्धि आंदोलन करके चलाया था जी सर, दयानंद सरस्वती जी। किससे रिलेटेड था शुद्धि? ये सर शुद्धि आंदोलन का जो बेसिक मोटिव था वो था जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तित किए गए हिंदुओं को वापस सर हिंदू धर्म में लेके आने। तो ये कैसे डिसाइड होता था कि जबरदस्ती वाले ये हैं? जैसे आज के डेट में आपको रख दिया कि हाँ आपको वापस से लाना है जो जबरदस्ती
परिवर्तित कर दिए गए। आपको कैसे पता चलेगा? नहीं सर, जिन जिन का धर्म परिवर्तित हुआ है उनका विचार क्या है, या उस धर्म से सहमत है या नहीं है। तो सर इससे जिसका धर्म परिवर्तित हुआ है उस पर्टिकुलर व्यक्तियों से सर पूछ के धर्मांतरण से संबंधित कोई कानून बनाया है क्या राजस्थान में हाल में? सॉरी सर, कन्वर्जन आइडिया नहीं पता। ठीक है, एक चीज बताइए, तेजा जी बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट से ही है? जी सर। वहीं के आप हैं, तो जो 5 पीर हैं उनमें तेजा जी हैं क्या? नहीं सर, 5 पीर में तेजा जी शामिल नहीं। कौन कौन से 5 पीर? सर 5 पीर में मुख्य थे गोगा जी, प्रभु जी और रामदेव जी और मेहा जी मंगलिया और एक गोगा जी सर। तेजा जी तो नहीं है। तेजा जी शामिल। तो फिर फर्क क्या है इनमें, लोक देवताओं में और 5 पीर जो हैं उनमें? क्योंकि तेजा जी भी अपने आप में फेमस है, फिर 5 पीर ये अलग कॉन्सेप्ट कैसे दे दिए? सर पीर का बेसिकली जो कंसेप्ट है वो है कि ऐसे लोक देवता जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों द्वारा पूजे जाते हैं। अच्छा। और तेजा जी जो है मुख्यतः सब हिंदू संप्रदाय में ही पूजे जाते हैं। ठीक है। एक फ्लोराइड की प्रॉब्लम ज्यादा है क्या राजस्थान? जी सर, पूरे राजस्थान में तो नहीं है, नागौर में ज्यादा है। तो इसके लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार? इसके लिए एक डी फ्लोराइडीकरण प्रोजेक्ट जाइल में संचालित हो रहा है। अच्छा, और सर सरकार की ओर से सर प्रयास ध्यान में। कुबड़ पट्टी का नाम सुना है? कहाँ से कहाँ है? अजमेर और नागौर के बीच में। अच्छा, तो और इसके आपने देखा होगा, आप तो वहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, पिछले 10-15 साल में क्या इसकी स्थिति ठीक हुई है क्या फ्लोराइड की, या वही स्थिति बनी हुई है? फिर सरकार अगर वही स्थिति है तो कर क्या रही है सरकार? सर जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, जैसे सर मोंडवा रीजन है, गिलाना रीजन है, उसमें सर फ्लोराइड की दिक्कत हमारे साइड थोड़ी कम है सर, उस साइड में नहीं सर। ठीक है, तो ओवरऑल बाकी के नागौर का तो पता होगा आपको, या फिर आप पर्टिकुलर कि हाँ मैं इस क्षेत्र से संबंधित हूँ तो मैं इतना ही बताऊंगा? नहीं सर, वो मेरा मीनिंग नहीं था सर। अच्छा, फसलें कौन कौन सी है सर? खरीफ की फसलों में मुख्यतः मूंग, मोठ, बाजरा और ये सब है, और रबी की फसलों में मुख्यतः सर सरसों है, चना है, ये सब फसलें। सरसों के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ है राजस्थान? भरतपुर सेवा। ठीक है, मिनरल्स कौन कौन से हैं नागौर? मिनरल्स मुख्यतः सर जिप्सम है और टंगस्टन है और चूना पत्थर है और एक स्थानीय भाषा में पांडु जिसे कहा जाता है वो। ठीक है, तो इंडस्ट्री डेवलप क्यों नहीं हुई इस अनुपात में? ठीक ठाक मिनरल्स तो हैं पर इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। कौन सी इंडस्ट्री है ज्यादा? सर सीमेंट इंडस्ट्री नागौर में ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। गोटन में कौन सी कंपनी का होता है? जेके वाइट सीमेंट करके एक फैक्ट्री है। अच्छा, साइंस है ना आप? जी सर। तो न्यूटन के 3 लॉ पता है आपको? जी सर। बताइए। तो न्यूटन ने 3 मोशन गति के 3 नियम दिए थे, जिनमें पहला नियम था, एक मिनट सर थोड़ा। हाँ आराम से सर। जी सर, पहला नियम जड़त्व का नियम है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। दूसरा नियम बल का नियम था, जिन्होंने बताया कि बल का परिणाम जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण की गुणनफल के बराबर होता है। और तीसरा उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का बताया था कि प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। सीक्वेंस सही बताया क्या आपने तीनों का? यही सीक्वेंस है। ठीक है, केपलर के ग्रहीय गति के? केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम कक्षा का नियम था, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दूसरा सर क्षेत्रीय वेग से संबंधित नियम था। एक्सप्लेन करूं या सर? हाँ ठीक है, क्षेत्रीय वेग। तीसरा नियम था जो परिक्रमण काल से संबंधित नियम था, T=R⁴ करके एक फॉर्मूला दिया था। एक आपने PSLV GSLV सुना है? जी सर। अब NGLV की बात होती है। जी सर। क्या है NGLV? सर NGLV की फुल फॉर्म सर न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल है। सर ये PSLV और GSLV में एक सर समस्या देखी जाती है कि ये केवल एक बार यूज होते हैं, इनको वापस यूज नहीं कर पाते हैं।
तो सर एनजीएलवी इस कंसेप्ट पे आधारित है जिसमें मल्टीपल टाइम उसको यूज कर सकते हैं वापस। इसमें एक बार लॉन्चिंग व्हीकल जाएगा, वो पेलोड को अपना जो भी डेस्टिनेशन होगा वहां पे छोड़ के और पृथ्वी की कक्षा में वापस प्रवेश करके और एक सुरक्षित वापस लैंड कर सकते। तो वेट इतना ही ले जा सकता है क्या जितना पीएसएलवी और जीएसएलवी ले जा सकता है? सर एनजीएलवी सर अभी विकासशील है सर, इसमें जैसे जैसे क्षमता ज्यादा है या कम है इसकी? सर इससे थोड़ी कम होगी सर, और एसएसएलवी से कम होगी सर। एसएसएलवी सर एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। क्या फायदा है इसका? फायदा सर इसमें छोटे जो पेलोड है उनको ले जाने में और बार बार फ्रिक्वेंट हम परीक्षण कर सकते हैं इससे, और जो खर्च है वो भी थोड़ा लागत भी इसकी कम होती है। अच्छा, एक चंद्रयान को लेकर नेक्स्ट मिशन की बात चल रही है, उसकी कुछ जानकारी है आपको? सर चंद्रयान 4 मिशन करके है एक मिशन, जिसमें जापान और भारत के सहयोग से सर 2028 या 2030 तक सब प्रक्षेपित करने की बात है। वॉलीबॉल हॉबी है आपकी? जी सर। कौन सी वॉलीबॉल खेलते हो, शूटिंग बॉल या फिर स्मैश? स्मैश। शूटिंग बॉल और स्मैश बॉल में क्या डिफरेंस है बेसिकली? सर पूरे गेम में या केवल बॉल में? बॉल में बता। बॉल में सर जो शूटिंग बॉल होता है उसका थोड़ा साइज और उसका जो साइज और सर उसका जो प्रेशर होता है थोड़ा ज्यादा होता है, और साइज ज्यादा होता है शूटिंग बॉल का ज्यादा होता है, और जो स्मैश का सर 65 to 70 सेंटीमीटर का सर्कमफ्रेंस होता है। शूटिंग बॉल का साइज छोटा होता होगा मेरे हिसाब से, तो छोटी होती है वो तो बिल्कुल थोड़ी भारी, और स्मैश तो 3 बार में पहुंचाते हैं वो है ना? 303 मतलब टच में कंप्लीट करना होता है सर। अच्छा, तो कोई फेमस प्लेयर कौन से हैं राजस्थान से शूटिंग बॉल के या इसके वॉलीबॉल के? वॉलीबॉल के अभी सर राजस्थान के जो मेंस टीम के कप्तान है सर राहुल कटारिया। अच्छा, और जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुए हैं ऐसे कोई प्लेयर हैं राजस्थान से? सर अभी सर पता नहीं है सर। राजस्थान के किस रीजन में ज्यादा वॉलीबॉल खेला जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में सर वॉलीबॉल खेला जाता है। अच्छा, और एकेडमी कहाँ है इसकी वॉलीबॉल की? सर महिला एकेडमी जयपुर में है। हाँ, और सर बॉयज एकेडमी है झुंझुनू में सर। कंफर्म हो झुंझुनू में? जी सर। ठीक है, और मेजर कंपटीशन कौन से इससे रिलेटेड इंडिया में? इंडिया में सर नेशनल गेम्स है, नेशनल चैंपियनशिप है, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, और जो यूथ खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम गेम चलता है उसमें भी सर ये शामिल है। एक स्टेटमेंट बोलता हूँ मैं, वो सही है या गलत है? ठीक है, वेट का ही विस्तारित रूप जीएसटी है, सही है या गलत? सर पूर्णतः सर सही नहीं है, वेट के अलावा अन्य टैक्सेस भी हैं जिसमें नहीं, मैं बोल रहा हूँ वेट का ही विस्तारित रूप जीएसटी है। जी सर, वैल्यू एडेड टैक्स ही मान सकते हैं सर, जैसे ही जीएसटी को मान सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो जीएसटी में रिफॉर्म्स अभी आए, आपको पता है? जीएसटी 2.0 करके अभियान, मतलब नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स, तो क्या है वो, क्या फायदा होगा उससे? सर कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे सर एक तो स्लैब्स की संख्या ज्यादा थी पहले, 2 स्लैब्स की संख्या इसमें कम की गई, 12% और 28% इसमें हटा दी गई। अच्छा, अब कितनी हो गई? अब सर 4 स्लैब्स है, एक स्लैब्स नहीं जोड़ी गई है। अब 4 स्लैब है, एक 0% है, एक 5% और एक 18% है, और जो नई जोड़ी है सर 40% है, जिसे सिन रेट के नाम से नाम दिया गया है, जिसमें डीमेरिट गुड्स और जो लग्जरियस गुड्स है उनको शामिल किया गया है। अच्छा, जीएसटी काउंसिल पता है थोड़ा बहुत? जी सर। क्या है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर, जो आर्टिकल 279 ए में मेंशन है संविधान में। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सर वित्त मंत्री होते हैं भारत, और सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री। अच्छा, ठीक है। एक आईएनएसटीसी का नाम सुना है क्या? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट। क्या है ये? सर ये मुख्यतः ट्रेड कॉरिडोर, इकोनॉमिक या ट्रेड कॉरिडोर की रूप में है। हाँ, ठीक है। यूरोप, रूस, भारत को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसमें कुछ है क्या ईरान के कोई पोर्ट्स? ईरान में इसमें चाबहार पोर्ट शामिल है। तो उससे तो अभी कुछ विवाद चल रहा था कि भारत अब उसमें नहीं रहेगा, तो इसका एक बड़ा वो लॉस नहीं है क्या भारत, या अमेरिका का दबाव है भारत पर? सर अमेरिका का सर कहीं ना कहीं दबाव, मतलब
जो उनका बेसिक रीजन है वो सर रूस से जितना भी ट्रेड होता है रूस और इंडिया के बीच में, जो ऑयल और जो फर्टिलाइजर है। इस टाइम ईरान से हो रहा है क्या ऑयल इंपोर्ट? सॉरी सर, मैं अभी अपडेटेड नहीं हूँ। अभी सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कहाँ से होता है? अभी सर रूस से। रूस से। तो इस पर अमेरिका का ऑब्जेक्शन है या नहीं? ऑब्जेक्शन है सर। तो ये आप क्या मानते हो कि भारतीय विदेश नीति में इंटरफेरेंस है अमेरिका का? सर भारतीय विदेश नीति है सर स्वतंत्र विदेश नीति की कंसेप्ट है, जिसमें भारत अपने निर्णय एक मतलब जो भी विदेश नीति है खुद स्वयं निर्धारित करता है। और सर एक डी हाइफनेशन करके एक पॉलिसी जो हम फॉलो करते हैं, जो दो शत्रु राष्ट्रों से हम अलग अलग स्वतंत्र संबंध बनाए रखते हैं। अच्छा, गुजराल सिद्धांत पता है विदेश नीति से सब? गुजराल लोग। जी सर, इंद्र कुमार गुजराल जी ने दिया था। क्या है सर ये सिद्धांत बेसिकली सर जो भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जिसमें व्यापार और उन सब में उनको प्राथमिकता देनी पड़ोसियों को। जी सर, पड़ोसी। ठीक है, आपने शुरू से आर्य समाज के बारे में बताया। जी सर। तो आर्य समाज का राजस्थान में कोई योगदान रहा है? जी सर। क्या सर कुछ क्षेत्रों से उनका विशेष जुड़ाव रहा है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था बेसिक आर्य समाज के? आर्य समाज की बेसिक 4 स्व करके उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था, जिसमें स्वराज, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वदेश को बढ़ावा देना। इस कंसेप्ट के आधार पर उन्होंने अजमेर में एक वैदिक यंत्रालय की स्थापना की थी। जोधपुर से भी उनका जुड़ाव था, जोधपुर, करौली, भरतपुर, इन सब जयपुर से। ठीक है, तो उन्होंने एक आधुनिक मूल्यों की मतलब एक तरह से नींव डाल दी थी, ऐसे कह सकते हैं? हाँ सर, जो भी आधुनिक शिक्षा है और विचार, जैसे साहित्य के माध्यम से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और महिला अधिकारों की उन्होंने बात की है, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि, इन सबका उन्होंने समर्थन किया। जैसे महिला अधिकारों की बात की तो अपन ने थोड़ी देर पहले भी आपने कहा था कि महिलाओं को जैसे बात में जब अपन देते हैं तो महिला अपनी कुछ संपत्ति एवज में देते हैं, तो कोई एक्ट ऐसा बना हुआ है जिसमें महिलाओं को राइट्स दिए गए हैं ताकि वो अपनी जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें उसका हिस्सा हो? जी सर, है, भारत सरकार ने ऐसा एक्ट बनाया है सर। कौन सा सर? भी याद नहीं सर। तो ये होता है क्या, लेती है क्या हिस्सा? नहीं सर, जैसे ग्राउंड लेवल पे देखा जाए सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो आसपास के देखने को मिलता है, तो सर हिस्सा सामान्यतः महिला जो बहन होती है वो अपने मन से सर बोल नहीं। सही है क्या है? मन से छोड़। मान लो आपको एसडीएम बना दिया उस एरिया में, आप एसडीएम पोस्टेड हो, अब आप उस एक्ट को इन्फोर्स करवाना है, कैसे करवाना? यहाँ पे आपकी सोशल वैल्यूज भी आएंगी, जी सर, यहाँ पे आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी और आपको करवाना इम्प्लीमेंट। सर सबसे पहले ये एक सर सेंसिटिव और सामाजिक मुद्दा है सर, तो इसको एक आम जन जागरूकता के माध्यम से सर, ना कि कोई कड़े डिसीजन लेके, सबसे पहले उस जहाँ भी जिस क्षेत्र में मैं एसडीएम रहूंगा उस क्षेत्र में एक ऐसे अभियान या कुछ जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना, जिसमें उनको बताना कि भाई ये जो एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है ये कानूनी अधिकार है महिलाओं का। कुछ महिलाओं का जैसे ये भी मुद्दे देखने को आते हैं जिनमें उनके भाई वगैरह उनकी सहायता भी नहीं करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में भी आगे, तो उनको अवेयरनेस भी नहीं होता है, क्योंकि सर एक लंबे टाइम से ये चलती एक प्रथा आ रही है कि भाई पिता की संपत्ति में महिला को इतना मतलब बच्ची को इतना अधिकार नहीं दिया जाता, तो उन महिलाओं को और अपने अवेयर करना अपने अधिकारों के प्रति, इनके माध्यम से सर थोड़ा जागरूक कर सकते हैं। तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी कोई स्कीम चल रही है, कौन कौन सी स्कीम चल रही है जिससे महिलाओं को आर्थिक संबल? भारतीय सर आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सर एक अभी हाल ही में सर एक नमो दीदी करके एक योजना, ड्रोन दीदी, जिनमें कृषि क्षेत्र में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, ड्रोन के माध्यम से जो उर्वरक है उनका छिड़काव करके आजीविका कमाना, और एक लखपति दीदी योजना करके भी है जिसमें वार्षिक आय 1 लाख तक पहुंचाना का लक्ष्य, और एक स्टैंड अप इंडिया करके एक अभियान है जिसमें SC ST और महिला जो उद्यमी है उनको सर 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है उद्यम स्थापित करने के लिए। एक तरफ तो अपन फर्टिलाइजर्स को कम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो,
और उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। दूसरी सब तरफ अपन जा रहे हैं कि ड्रोन महिलाओं को दे ताकि वो ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करें, तो उससे अपने बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होगा। जैसे छिड़काव करेंगे तो अभी तो नीचे होता था, अभी तो वो ड्रोन के माध्यम से होगा, तो जो भी पेड़ पौधे हैं उन पे भी जीव जंतु जानवर जो भी पक्षी बैठे हैं या फिर कीटाणु बैठे हैं वो सब मारे जाएंगे। तो आपको नहीं लगता इस स्कीम के उद्देश्य कहीं ना कहीं अपनी दूसरी स्कीम है उसके विपरीत चले गए, विरोधाभासी नहीं हो गया प्रश्न? सर देखा जाए तो सर दोनों एक स्वतंत्र विषय जैसे अलग अलग, जैसे एक जो आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग का बोल रहे हो, तो भारत सरकार जो जैविक खेती है उसको या फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उनको ज्यादा बढ़ावा दे रही है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आज भी सर पूरा जो रासायनिक उर्वरक है उनको मतलब बंद नहीं किया गया है, तो उनको थोड़ा यूज करने का एक बेहतर तरीका होगा, तो थोड़ा यूज भी उनको कम किया जाएगा और उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी थोड़ी बढ़ेगी सर इनके माध्यम से। और जो महिलाओं का थोड़ा देखो इसके माध्यम से क्या पॉल्यूशन भी होता है, और आपके क्षेत्र में से एक नदी निकलती है जिसके हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया। नदी में पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ है? सुप्रीम कोर्ट की अभी कोई कमेटी बनी है जो राजस्थान में 3 नदियां मुख्यतः उनको उसमें प्रदूषण सुधार के लिए, सॉरी सर मैंने सर पता नहीं, एक वीक पहले जोजड़ी का नाम सुना है? जोजड़ी सर नदी का पता है, लेकिन जो करंट मुद्दा है उससे सर मैं अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अभी इसमें गाइडलाइन दी कि भाई ठीक है आपको हम खुद कमेटी बना रहे हैं ताकि इनके पॉल्यूशन को कम किया जा सके, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म है कि ओवर रीच है? नहीं सर, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पार्ट है सर। ये क्या होता है एक्टिविज्म? सर जुडिशियल एक्टिविज्म का सर बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब न्यायपालिका अपने कार्य को और अच्छे तरीके से और मतलब कम समय अवधि में एफिशिएंट तरीके से करती है तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। और जब ये कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को मतलब उनमें अगर इंटरफेयर करती है या फिर उनकी जो शक्तियां हैं उनका हनन करती है तो सर ये ओवररीच का पार्ट नहीं है। ठीक है, अभी जैसे पॉल्यूशन से शिफ्ट करके अपन क्लाइमेट पे चलते हैं। COP30 हुआ अभी पड़ा COP30 सर। तो COP30 में डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के इंटरेस्ट अलग अलग हैं दोनों के। जी सर। वो क्या क्या है दोनों के? सर जो विकासशील और विकसित देश हैं, विकासशील देशों का मानना है कि विकसित देशों ने औद्योगिक क्रांति के समय जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका अति दोहन किया था। इसके कारण उनसे जो भी आय जनरेट हुई थी और उनके कारण उनकी GDP वगैरह बहुत मतलब अधिक ग्रोथ हो गई थी उसके साथ ही। और उसके साथ साथ पोल्यूशन भी सर बहुत बढ़ा था। तो पोल्यूशन में जो या फिर जलवायु परिवर्तन में टेम्परेचर बढ़ाने में इनमें विकसित देशों की भूमिका ज्यादा रही है। तो लेकिन विकासशील देशों का मानना है कि अब जब हमारी बारी विकास करने की आई तब ये सम्मेलन ये सब ऑर्गेनाइज करवा के और हमें कहीं ना कहीं लिमिट किया जा रहा है। तो इसमें विकासशील देश एक CBDR करके एक कंसेप्ट है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें उनका मानना है कि जो भी उन्होंने पहले विकास के लिए जो विकसित देशों ने जो पहले जितना भी अति दोहन किया है उनकी भरपाई के रूप में विकासशील देशों को फंड अलॉट करे ताकि वो जलवायु परिवर्तन संबंधी या जो पर्यावरण संबंधी कार्य कर सके, थोड़ा ग्रीन एनर्जी इन सबको बढ़ावा दे सके। ठीक है, मान लो किसी एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है, वो ट्राइबल एरिया है, जी सर, ठीक है, और वहाँ पे सोशल इश्यू है, जैसे शिक्षा की कमी है, बाल विवाह होते हैं, ये सब वहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो एज ए SDM जब आप पोस्टेड रहते वहाँ पे रहोगे तो आप क्या क्या इनोवेटिव अप्रोच फॉलो करोगे ताकि जो लोग जागरूक भी हो जाएं और इसमें कमी है? सर जनजातीय क्षेत्र में देखा जाए तो सर शिक्षा और जागरूकता की मूलतः कमी रहती है। उनको सर जो गवर्नमेंट की योजनाएं अभियान नीतियां हैं उनको सर अवेयरनेस रहती नहीं है उनको, और वो थोड़ा मुख्य धारा से अलग रहने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन सर मैं इसमें ऐसा चाहूंगा कि मैं उन क्षेत्रों में खुद जाऊं, उनसे सर व्यक्तिगत बातचीत करूं उनके समूह से, और जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं अभियान चलाई जा रही है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनमें उनको अवेयर करूं। और सर जो भी दस्तावेज चाहिए उनको बनाने के लिए थोड़ी उनकी सहायता करूं। जैसे हम तीनों बैठे हैं, मान लो हम ट्राइबल एरिया से ही हैं तीनों, जी सर, और हम तीनों पढ़े लिखे भी नहीं, और हम चाइल्ड मैरिज करवा रहे हैं अपनी बच्ची का, मान लो, तो आप हमें कन्विंस करो ताकि
हम अपनी बच्ची का विवाह नहीं करें, उसको पढ़ाएं लिखें? सर इसमें सबसे पहले मैं सर आपको जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बना हुआ भारत का, तो उसमें इसको संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बताया गया है। हो सकता है सर जो जनजातीय क्षेत्र है उनको उनके नॉलेज में ये भी नहीं हो कि ये अपराध है या नहीं है, तो सबसे पहले सर उनको अवेयर उस अपराध के बारे में अवेयर करवाऊंगा। और सर फिर बाल विवाह के जो दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो बच्ची की हेल्थ पे हो सकते हैं, उनकी करियर इफेक्ट हो सकता है, उनका मतलब एजुकेशन वगैरह सब, तो उनसे संबंधित उनको करवाऊंगा। और जो अपनी राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा जो बच्चियों की शिक्षा के लिए सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जो कालीबाई बिल स्कूटी योजना है, देवनारायण योजना है, और छात्रवृत्ति उनको दी जा रही है, तो उनको थोड़ा अवेयर करूंगा कि उन सब योजनाओं से जुड़े और कम से कम एक न्यूनतम शिक्षा बच्ची की हो, जो 15वीं क्लास या फिर हायर एजुकेशन तक हो जाए। तो इन सब का मैं प्रयास करूंगा समझाने। ठीक है, मुझे तो ये बताओ कि जैसे राजस्थान इंडिया की जो अपनी हिस्ट्री रही है आजादी के बाद से, जी सर, तो उसमें कोई 5 की केस बताओ जिन्होंने इंडिया की मतलब पॉलिटिकल डायरेक्शन को चेंज किया हो, या फिर वो उनकी वजह से आज भारतीय जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथनिंग हुई है। 5 केस लो पढ़े हैं आपने, जजमेंट्स? हाँ, तो 5 जो आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है क्रम से ये सर जैसे भी सर मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट केस देखा जाता है 1973 का केस आनंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ था, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर की सर अवधारणा दी थी। और उनमें बताया था कि भाई जो संसद है किसी भी भाग में संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान की बेसिक मूलभूत विशेषताएं हैं वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सर ये एक अच्छा निर्णय था। दूसरा सर एक एसआर बॉम्बे वाद था 1992 में, तो उसमें ये बताया सर जो संघवाद है, फेडरलिज्म को लेकर सर उसमें काफी निर्णय दिए गए थे, जिसमें राज्यपाल की भूमिका को थोड़ी और पारदर्शिता के साथ की गई। एक सर 2017 में जो केस पुट्टा स्वामीवाद था, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया था। सर अभी 3 याद करता सर। आपका साक्षात्कार हो गया, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। हाँ आइए। अभी हमसे जो बात की आपने, जी सर, तो अपने आप को है वो कैसा इवेल्युएट कितना करते हो आप? इवेल्युएट मतलब खुद को मूल्यांकन? हाँ 10 में से सर बेसिकली देखा जाए सर थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज। हाँ ठीक है, कोई बात। सर मैंने अभी करंट अफेयर्स के जो करंट मुद्दे हैं ना, उनको इतना अच्छे से किया नहीं है सर, ये मेरे अभी, क्योंकि फर्स्ट फेज में मेरा था नहीं, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन और बीएड और बेसिक डिस्ट्रिक्ट वगैरह पे उनको अच्छे से तैयार किया है सर। करंट अफेयर्स में मैं अभी सर एक मुद्दा लेके 30-40 मुद्दे मैंने तैयार किए और मैं कर रहा हूँ। और दूसरा सर मुझे खुद में है कि थोड़ा हेजिटेशन फेस पे ज्यादा दिखती है सर, बोलने में मतलब हिचकिचाता, या फिर जो लोकल वर्ड्स है वो ज्यादा यूज बीच नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं है, कोई ज्यादा नहीं आए। और दिया था मौका आपने? नहीं, पहला ही मौका। बस तो बहुत अच्छा मौका आपका। और आपका इंटरव्यू में तो आपका है वो बहुत अच्छा मार्क्स है सर। मैंने क्या, मेरा एयरफोर्स में सर सिलेक्शन हो रखा था पहले 2021 में, तो मैंने ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रैक्टिस की थी जोधपुर में पहले, लेकिन जो अग्निपथ जो योजना आई थी उसमें रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया था, अग्निवीर उसमें सर मेरा कैंसिल हो गया। नहीं, बहुत अच्छा है आपकी है वो तैयारी, इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी है। और थोड़ा सा जैसे ये चेहरा अब जो स्माइलिंग है ना, उस रूप में रखोगे ना तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे आप। बहुत अच्छा इंटरव्यू हम लोगों ने आज जो इंटरव्यू लिए है ना, उसमें अच्छा से अच्छा इंटरव्यू लिया आपका। देखिए थोड़ा सा बीएड वाला देख लेना आप, है ना, ये पेपर्स बता नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो बीएड कैसे होती है। हाँ, ये तो सही बात है। पूरी मतलब बीएड के एक नोट्स बना दिए, लेकिन जो पेपर लिखने थे ना, अभी भी दिखा दूं मैं आपको व्हाट्सएप पर, वो पेज मतलब खाली छोड़ रखा था। मैंने देखा था ये मैं बाद में आके लिखूंगा पेपर। और बीएड के लिए मानते हैं कि जो आप कॉलेज में तो जाते नहीं, फीस जमा कराते, वो एडमिट कार्ड ढूंढूंगा 2 साल पहले वाला, और कौन कौन से पेपर हुए वो वापस देखूंगा मैं। वो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है बीएड में केवल।
हाँ, बाकी मैंने एक सारा मिनट। कुछ तैयार कर लिया था बीएड का। ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ ना, उनके दिमाग में ये हाँ, घुसा हुआ है नहीं, बीएड के लिए कि ये कोई कॉलेज नहीं जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और फिर एग्जाम देते मेरे भी दिमाग में यही था, हैं। मेरे भी दिमाग में यही था। तो इसलिए इस जैसे बीएड मैंने के बारे किया में, सब्जेक्ट के बारे किया, में, वैसे ही होगी। किसी सब्जेक्ट की कंटेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के कंटेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री मेरे खुद के सब्जेक्ट थे, हाँ। उनको तो मुझे पता चल गया। तो हाँ। एक गांधीयन करके एक शिक्षण था, वो भी पता हाँ। है। तो वो फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, पता नहीं। बहुत अच्छा है, बढ़िया है, और अच्छा है। बहुत अच्छा है। और तैयारी करो, एक दो मौका और दे लेना, जिससे और आपकी थोड़ी सी कोई जो झिझक है, वैसे झिझक कमी पर लगी। करंट अफेयर्स को करो, अब आप लेट मत करो, इस चीज को दिमाग में नहीं, मत रखो सर, कि नेक्स्ट पेज में है, क्योंकि नेक्स्ट पेज अगर 14 से शुरू है, 14 को ही आपका इंटरव्यू है ना। नहीं सर, मैंने जस्ट 5 दिन से पहले जितना भी करंट अफेयर था सब कर लिया। अभी जो 2-3 दिन में ये पाकिस्तान मुद्दा है, ये ईरान में जो डिस्टर्बेंस हो रही है, वो सब मैंने अभी प्रिपेयर किया नहीं है सर थोड़ा। ठीक है, तो इनमें फिर ये अब कर ये थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा है, इसको थोड़ा सा और ढंग से देख लें। बाकी बहुत अच्छा है, एक दो मौका और दे लें जब तक काफी। धन्यवाद सर।